अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी फ्रेगमेंट्स के बारे में। तो हमारे आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जी प्योर कंपोनेंट्स के बारे में कि प्योर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनको क्यों बनाया जाता है और किस जगह पे यूज करते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले मूव फॉरवर्ड करते हैं, एक प्योर कंपोनेंट बना लेते हैं जी। देखते हैं प्योर कंपोनेंट कैसे बनेगा। सॉरी, रीनेम करके डॉट जेएस करें, मिस्टेकनली मैंने कॉमा लगा दिया है जी। आर पी सी ई, ये हमारे पास क्या होता है, प्योर कंपोनेंट का रिएक्ट स्नैपेट होता है जी। इसके थ्रू हम प्योर कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। आपको बड़ा सामने इजीली समझ आ रही होगी कि पहले हम कंपोनेंट क्लास इंपोर्ट करते थे रिएक्ट से और एक्सटेंड करते थे अपनी क्लास के साथ। अब हमने प्योर कंपोनेंट की क्लास इंपोर्ट की है जी। तो हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं प्योर कंपोनेंट का, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप डॉट जेएस में। और ये देखिए जी, हमारी प्योर डॉट कंपोनेंट क्लास इंपोर्ट हो चुकी है। आ जाए अपने पास, ये देखिए ट्रेडिशनल कंपोनेंट की तरह इंपोर्ट हो चुका है, ये टेक्स्ट भी आ गया है। अब आप लोगों के जेहन में ये आ रहा होगा कि अगर ट्रेडिशनल कंपोनेंट की तरह है तो इसमें और नॉर्मल कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को डिटेल से ये समझा दूं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मूव ऑन करते हैं, कंपोनेंट में जाते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसको मैं कह देता हूं जी रेगुलर कंपोनेंट का नाम दे देता हूं जी। रेगुलर कंपोनेंट का नाम देता हूं उसको जी, रीनेम कर ले, मैंने मिस्टेकनली नाम गलत लिख लिया है, रेगुलर कॉम्प कर दिया मैंने। और उसके बाद उसको आर सी ई कहा और ये मेरे पास रेगुलर कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं पेरेंट कंपोनेंट के नाम से जी। ये मेरे पास पेरेंट कंपोनेंट रेडी हो गया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक h1 टैग लगा लेना है, उसको मैंने नाम दे देना है पेरेंट कंपोनेंट का जी। ठीक है। और चाइल्ड प्योर कंपोनेंट को मैंने ऑलरेडी प्योर कंपोनेंट कहा हुआ है, इसको मैं रेगुलर कंपोनेंट कह देता हूं जी। REGULAR कंपोनेंट, ठीक हो गया। अब दोनों कंपोनेंट्स मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट में इंपोर्ट कर लेता हूं। पहले प्योर कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया, देन रेगुलर कंपोनेंट को भी इंपोर्ट कर लिया। अब इन दोनों कंपोनेंट को तो इंपोर्ट कर लिया, अब अपने पेरेंट कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट में भी इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले वाला डिस्कार्ड कर देते हैं कंपोनेंट और अपना पेरेंट कंपोनेंट अपनी ऐप डॉट जेएस में ले आए हम। देखिए जी, दोनों कंपोनेंट आ गए हैं। अब जरा मूव फॉरवर्ड करेंगे और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। उसके लिए मुझे पहले अपने पेरेंट कंपोनेंट में एक स्टेट बनानी पड़ेगी। स्टेट बना लेते हैं जी, आर कॉन्स्ट फंक्शन नेम को इक्वल टू कर देते हैं जी फ्यूचर डायमेंशन 360। ठीक हो गया। अब ये जो नेम है इसको मैं इधर नेम में पास करवा दूंगा एज ए प्रॉप्स दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ठीक हो गया जी। और सेकंड कंपोनेंट में भी ऐसे ही पास करवा दूंगा। और प्योर कंपोनेंट में ये टेक्स्ट के आगे मैं फ्रॉम लिख के आगे मैं कहता हूं जी दिस डॉट props डॉट नेम। ठीक है, सेव किया और इसको एज इट इज मैंने अपने रेगुलर कंपोनेंट में भी सेव कर लिया। आगे यहाँ पे देखिए जी, प्योर कंपोनेंट फ्रॉम फ्यूचर डायमेंशंस 360, रेगुलर कंपोनेंट फ्रॉम फ्यूचर डायमेंशंस 360। अब क्या करना है जी, एक्चुअल में हमने इसकी रेंडरिंग को चेक करना है। कंसोल खोल लिया, अपने पास ओपन होगी कंसोल। थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेते हैं कंसोल को। एक्चुअल में इनमें डिफरेंसेस सिर्फ रेंडरिंग का होता है। तो अब हम पेरेंट कंपोनेंट के रेंडर मेथड में जाके कंसोल डॉट लॉग लगा लेते हैं और कहते हैं जी के पेरेंट कंपोनेंट रेंडर। ठीक है जी, पेरेंट कंपोनेंट रेंडर, ये पेरेंट कंपोनेंट का रेंडर है। इसी तरह मैं अपने प्योर कंपोनेंट में आके एक लॉग इधर भी लगा लेता हूं, इसको मैं कहता हूं जी ये प्योर कंपोनेंट रेंडर है जी। इसको मैं यहां से डैश, सॉरी, कंट्रोल जी,
इसको मैं कहता हूँ जी डैश स्टार डैश स्टार डैश स्टार। ठीक है जी। ऐसे ही इधर भी कर लेते हैं जी हम लोग, स्टार डैश स्टार डैश स्टार डैश। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, रेगुलर कंपोनेंट में इसको से जाके फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको कहता हूँ जी ये रेगुलर कंपोनेंट है। इन स्टार्स को मैं डैश में चेंज कर देता हूँ, और ताकि हमें ना लॉग्स जो है वो इजीली दिखे। अब मैंने यहाँ पे आके रिलोड किया है, देखिए जी पहले पेरेंट कंपोनेंट का रेंडर कॉल हुआ, देन प्योर कंपोनेंट का रेंडर फंक्शन कॉल हुआ, एंड लास्टली हमारे पास रेगुलर कंपोनेंट का भी रेंडर कॉल हो गया है। अब हमने पेरेंट कंपोनेंट में एक काम करना है कि इस स्टेट को दोबारा से सेट करना है। ठीक है, मैं कंपोनेंट डिड माउंट करता हूं जी, और उसके अंदर मैं स्टेट को दोबारा से सेट करवा लेता हूं। स्टेट को दोबारा से सेट करवाने के लिए मैंने क्या किया, इसी स्टेट को नाम दे दिया दिस डॉट सेट स्टेट, और एग्जैक्टली सेम एज इट इज मैंने यही स्टेट दोबारा से सेट कर ली, सेम नेम और सेम वैल्यू। इधर आया, इधर आके मैंने रीलोड किया, तो ये देखें जी वार्निंग एक्सपेक्टेड, और ये कह रहा है जी दिस डॉट सेट स्टेट। हम लोगों को इसको ऐसा करते हैं जी, प्लीज फाइल एंड इशू इट्स ऑन दिस डॉट स्टेट बिकॉज कंपोनेंट रीअसाइन इट्स ऑन। ओके, ऐसा करते हैं जी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टाइम इंटरवल बना लेते हैं और इसको टाइम इंटरवल के अंदर सेट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया जी, सेट इंटरवल कर लिया जी। सेट इंटरवल के अंदर मैंने एक एरो फंक्शन पास कर दिया, उस एरो फंक्शन में मैंने ये एज, सॉरी, ऐसा मैं दिस डॉट स्टेट कॉल कर रहा हूँ, दिस डॉट सेट स्टेट कॉल करनी है हमने, वेरी सॉरी। तो ये हम लोग दिस डॉट सेट स्टेट, और इसको मैंने सेट स्टेट कर लिया, और ये मैं आ गया जी इधर। अब देखिए, जब पहली बार मेरे पास स्टेट में वैल्यू आई थी, फर्स्ट टाइम जब हमारा फंक्शन रेंडर हुआ था, तब मेरा पेरेंट कंपोनेंट कॉल हुआ, फिर प्योर कंपोनेंट कॉल हुआ, फिर रेगुलर कंपोनेंट कॉल हुआ। फिर उसके बाद जब कंपोनेंट डिड माउंट में कंट्रोल गया, कंपोनेंट डिड माउंट ने स्टेट को रीसेट किया, दोबारा से स्टेट में वैल्यू सेट की, फिर पेरेंट कंपोनेंट का रेंडर कॉल हुआ और रेगुलर कंपोनेंट का रेंडर कॉल हो गया। अब ये क्या हुआ है कि ये कॉल होता, ये अब मेरे पास यहाँ पे प्योर कंपोनेंट कॉल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि प्योर कंपोनेंट को पता है कि हमने तो सेम ही वैल्यू जो है वो पास की हुई अपनी स्टेट में, तो प्योर कंपोनेंट तो कभी भी री रेंडर नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि जब तक आपने स्टेट को चेंज नहीं किया, उसने कभी भी री रेंडरिंग नहीं करनी। तो ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत बेहतरीन होता है। मैं इसको सेट इंटरवल कहता हूं जी। इसके अंदर मैं पास करवा देता हूं एरो फंक्शन, और उस एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या कहता हूं, हर 2 सेकंड के बाद मेरी स्टेट को चेंज करते रहो। 2 सेकंड के बाद इसको मैं रीलोड कर दूं, अब देखें, अब हर 2 सेकंड के बाद स्टेट चेंज होगी, पेरेंट का रेंडर कॉल होगा, रेगुलर कंपोनेंट का रेंडर कॉल होगा, पेरेंट रेगुलर, पेरेंट रेगुलर। प्योर कंपोनेंट दोबारा कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं कॉल होगा जी? अब हम चेक कर लेते हैं प्योर कंपोनेंट और रेगुलर कंपोनेंट में डिफरेंस। रेगुलर कंपोनेंट जो होता है वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो होता है शुड कंपोनेंट अपडेट के साथ। शुड कंपोनेंट अपडेट एक मेथड है क्लास लाइफ साइकिल का, जो कि हमने 2 वीडियोस पहले डिस्कस किया था। ये हमेशा रेगुलर कंपोनेंट में ट्रू ही रिटर्न हो रहा होता है बाय डिफॉल्ट। इसमें कोई कंपैरिजन, कोई भी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म नहीं हो रही होती। अगर आपने कोई फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी है तो आपको खुद इंप्लीमेंट करना पड़ता है ये। ठीक है जी। जबकि प्योर कंपोनेंट में क्या होता है कि शुड कंपोनेंट के साथ वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंप्लीमेंट हुआ होता है, और आपकी स्टेट्स को क्या करता है, मेंटेन कर रहा होता है, और प्रॉप्स को भी, और उनके दरमियान शैलो कंपैरिजन कर रहा होता है, जिसकी बेस पे डिसाइड कर रहा होता है कि एक आया रेंडर मेथड कॉल होगा या नहीं। शैलो कंपैरिजन क्या होता है हम देख लेते हैं जी। दो तरह से शैलो कंपैरिजन को, एक प्रिमिटिव टाइप में, एक कॉम्प्लेक्स टाइप में। प्रिमिटिव टाइप ये होती है जो नॉर्मल टाइप्स होती हैं शैलो कंपैरिजन में। प्रिमिटिव टाइप में क्या होगा, जब वेरिएबल की वैल्यू और उसकी डेटा टाइप दोनों सेम होंगी, तब आपके पास रिटर्न ट्रू होता है शैलो कॉपी में। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अगर मैं एरेज की बात करूं, तो जब हमारे पास एरेज का रेफरेंस सेम होगा, तब रिटर्न होता है ट्रू। जैसे कि एग्जांपल में एक एरे ए है, एक एरे बी है, और एक एरे सी है। सी को रेफरेंस दे दिया ए का, ए और बी डिफरेंट डिफरेंट एरेज है।
ऑल्दो के एलिमेंट ए और बी में सेम है, जब हम शैलो कॉपी चेक करेंगे तो इनका रिटर्न रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि इनका जो हमारे पास रेफरेंस है वो डिफरेंस है। जबकि ए और सी का रेफरेंस सेम है, ऑल्दो आप इसके बाद सी के अंदर कुछ वैल्यू पॉप कर लें, पुश कर लें, कुछ भी कर लें, आपके पास रेफरेंस हर टाइम सेम है तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं, ऑल्दो ए और बी ऑब्जेक्ट सेम है बट इनका रेफरेंस डिफरेंट है, तो शैलो कॉपी में ये फॉल्स शो होंगे। जबकि ए और सी का रेफरेंस सेम है, बेशक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को आप लेटर ऑन चेंज कर दें, शैलो कॉपी में ट्रू ही रहेंगे। तो प्योर कंपोनेंट क्या होता है? प्योर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जो कि शुड कंपोनेंट अपडेट के साथ जो होता है वो इंप्लीमेंट हुआ हुआ होता है और शैलो कंपैरिजन परफॉर्म कर रहा होता है। किस पे? प्रीवियस स्टेट और करंट स्टेट पे, प्रीवियस प्रॉप्स और करंट प्रॉप्स पे। अगर तो दोनों में डिफरेंस मिल जाता है उसको, तो वो कहता है कंपोनेंट को री रेंडर कर लें, नहीं तो ना करें। आ जाते हैं कोड में। कोड में आके देखें जी, हमारे पास इसी तरह ये हमारे पास नेम है, इसमें एक वैल्यू पड़ी हुई थी और हर 2 सेकंड के बाद वो सेम ही वैल्यू वापस ऐड करता जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब वो सेम ही वैल्यू ऐड कर रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आपका हमेशा शुड कंपोनेंट अपडेट प्योर कंपोनेंट में फॉल्स रिटर्न करेगा और आपका रेंडर मेथड कॉल नहीं होगा। अब ऐसा करते हैं, पेरेंट कंपोनेंट को ही हम क्या करते हैं, प्योर कंपोनेंट बना के देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स अचीव होते हैं। हमने इसको प्योर कंपोनेंट में चेंज किया और मूव ऑन किया, यहाँ पे आके रीलोड कर लिया। अब देखें, पहले पेरेंट कंपोनेंट कॉल हुआ, फिर प्योर, फिर रेगुलर, अब कोई कंपोनेंट कॉल नहीं होगा। स्टेट ऑल्दो सेट इंटरवल में हर 2 सेकंड के बाद चेंज होती जा रही है, बट कभी भी आपका रेगुलर ये मेथड्स कॉल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट कंपोनेंट का जो शुड कंपोनेंट अपडेट है वो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि स्टेट में आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। ठीक है जी, मूव ऑन करते हैं, देख लेते हैं हमारे पास समरी। आज हमने क्या पढ़ा है? हमने क्या क्रिएट किया है जी? हमने क्रिएट किया है कंपोनेंट बाय एक्सटेंडिंग प्योर कंपोनेंट क्लास फ्रॉम रिएक्ट। प्योर कंपोनेंट को क्रिएट कर लिया हमने। कैसे? प्योर कंपोनेंट क्लास इंपोर्ट करने के बाद अपनी क्लास के साथ एक्सटेंड करके। प्योर कंपोनेंट वो होता है जो शुड कंपोनेंट अपडेट के साथ इंप्लीमेंट हुआ हुआ होता है और शैलो कंपैरिजन परफॉर्म कर रहा होता है। किसके? प्रीवियस प्रॉप्स, करंट प्रॉप्स, प्रीवियस स्टेट एंड करंट स्टेट में। अदर देन दैट इफ देयर इज नो डिफरेंस, तो री रेंडरिंग नहीं होती, जो कि आपके पास परफॉर्मेंस बूस्ट है। अगर आपके पास 50 एलिमेंट्स है अपने चाइल्ड कंपोनेंट में और आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे स्टेट में, या सिर्फ एक एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं लास्ट एलिमेंट में, तो वो पीछे वाले 49 एलिमेंट्स को चेंज नहीं करेगा या री रेंडर नहीं करेगा, सिर्फ एक को ही री रेंडर करेगा। ठीक है जी, इट्स a good idea to ensure that all child must be प्योर कंपोनेंट, ताकि आप अपने अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर से रिएक्ट के बचे रहें। तो जब पेरेंट आपके पास प्योर है तो कोशिश करें कि चाइल्ड भी प्योर होने चाहिए। ये अब नॉर्म लास्ट जो पॉइंट है ये बहुत काम का पॉइंट है कि आपने जब प्योर कंपोनेंट यूज करने हैं तो स्टेट को कभी भी डायरेक्टली म्यूटेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आप स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट, जिस तरह नेम, उसकी वैल्यू पड़ी हुई है, अब आप क्या करते हैं, आप एड्रेस भी डाल दें उसमें, तो आप एड्रेस डाल दें, डजेंट मैटर, आप उसमें कोई भी और की भी डाल दें स्टेट में, आप म्यूटेट तो कर लेंगे बट उसका रेफरेंस तो सेम रहेगा। और प्योर कंपोनेंट कभी भी री रेंडर नहीं होगा जब तक आपके पास रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट के सेम रहेंगे। तो हर बार आपने क्या करना है, जब भी आपने स्टेट में या प्रॉप्स में चेंजेस करनी है तो आपने न्यू ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, ताकि आपके पास रेफरेंस चेंज हो जाए और री रेंडर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज।